हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप थ्योरी, जिसमें मुख्य रूप से हिपोक्रेट्स, क्रेसमर, सेल्डन, यूंग और आइजेंक की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि टाइप होता क्या है। टाइप के बारे में मॉर्गन, किंग, वेस और स्कॉपर 1987 में इन लोगों ने कहा कि अ टाइप इज बेसिकली या सिंपली अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स सेल्ड टू शेयर अ कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग जिनकी कुछ समान विशेषताएं होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंट्रोवर्ट लें, इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, तो इंट्रोवर्ट की क्या खास बात होती है? ये अपने में खोए लोग रहते हैं, ये लोग समाज से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते और ठीक है, ये अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले लोग हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम लज्जाशील लोगों की बात करें, तो लज्जाशील या शर्मीले लोगों की बात करें, तो शर्मीले लोगों के साथ क्या है कि यह बात करने में बहुत हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं, यह लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो इंट्रोवर्ट और जो ये लज्जाशील वाली बात है, ये है यहाँ पर क्या है, टाइप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिप्पोक्रेट्स के थ्योरी के बारे में। ठीक, हिप्पोक्रेट्स के क्लासिफिकेशन जो कि बिफोर क्रिस्ट 400 मतलब 400 ईसा पूर्व लगभग इन्होंने थ्योरी दिया, और ये सबसे पहली टाइप थ्योरी मानी जाती है। यानी कि अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि टाइप थ्योरी जो सबसे पहले आई, तो वो है आपका हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। तो हिप्पोक्रेट्स ने अपने थ्योरी का जो क्लासिफिकेशन है, उन्होंने बॉडी फ्लूइड्स के आधार पर किया, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और ह्यूमर्स। ठीक है, द्रव्य की आधार पर किया। तो ये इन्होंने आखिर द्रव्य की बात करी कैसे है? हुआ ये कि इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के शरीर में 4 तरीके के द्रव्य होते हैं, जिसको येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेगम। यानी कि येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेगम। फ्लेगम का मतलब बलगम इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये 4 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का इन 4 द्रव्यों में से कोई न कोई एक द्रव्य एक दूसरे की अपेक्षा कुछ कम और कुछ ज्यादा पाया जाता है, लेकिन पाया सभी जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जिन लोगों में येलो बाइल, इसको हिंदी में पीला पित्त कहते हैं, तो जिन लोगों में येलो बाइल की अधिकता होगी, तो उनका जो टेम्परामेंट होगा, टेम्परामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि द बायोलॉजिकल बेसिस या जो भी बिहेवियर होता है पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग पीले पित्त प्रधान व्यक्ति होंगे, उनका जो टेम्परामेंट होगा बहुत बेचैन टाइप के रहते हैं और बहुत ये तुनक मिजाजी रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लोग बहुत गुस्सैल होते हैं। ठीक, अब ब्लैक बाइल की क्या खासियत होती है? जिन लोगों में ब्लैक बाइल की अधिकता होती है, वो बहुत सैड डिप्रेस्ड होते हैं। यानी कि जो देवदास टाइप के लोग होते हैं, देवदास टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्लैक बाइल। ब्लड में इन्होंने ये बताया कि जिन लोगों में ब्लड की प्रधानता पाई जाती है, वो बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं, प्रसन्नतापूर्ण और खुश मिजाज टाइप के होते हैं। वो कोई भी काम लेते हैं, कोई भी टास्क लेते हैं, तो वो बड़े ही मौज से करते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़। और जो बलगम वाले लोग होते हैं, बलगम का प्रभाव जिन व्यक्तियों में ज़्यादा होता है, वो बहुत शांत और निष्क्रिय टाइप का होता है। मतलब ये लोग बहुत सुस्त टाइप के होते हैं, बहुत इनएक्टिव टाइप के होंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे बात भी करेंगे तो इतना सुस्त होके बोलेंगे कि जैसे उनको बीमारी कोई पकड़ ले हो, लेकिन असल में वो बीमार नहीं होते। उनमें क्या होता है कि फ्लेगम की अधिकता होती है, बलगम की अधिकता होती है। तो अब जैसे कि इसको जो येलो बाइल में जिनकी अधिकता होती है, इन सबको इन्होंने क्या किया कि एक एक अलग अलग नाम भी दिया। जैसे जिन लोगों में पीले पित्त की प्रधानता होगी, उसको कॉलरिक उन्होंने बोला। और जिन लोगों में काले पित्त की प्रधानता होगी, इसको इन्होंने मेलनकॉलिक, एक मिनट में साफ लिख देता हूँ, मेलनकॉलिक बताया। और जिन लोगों में ब्लड की अधिकता होती है, इसको इन्होंने सैंग्विन बोला है, सैंग्विन, SANGUINE।
और इन्होंने और जो कफ प्रधान व्यक्तियों का जो स्वभाव शांत और निष्क्रिय टाइप का होते भावशून्यता पाई जाती है। इन्होंने इसको क्या बोला कि मतलब बहुत विरक्त टाइप का होता है या डिस्कनेक्टेड टाइप का होता है। ठीक है, तो ये थी इनकी पूरी थ्योरी। लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने जो थ्योरी दी शुरुआत में, ये बहुत ही इसकी चर्चा भी रही है, लेकिन आजकल के समय में मनोवैज्ञानिकों द्वारा हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी मान्य नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन टाइप थ्योरी। तो इसके साथ साथ समय के साथ साथ क्या हुआ कि और भी रिसर्च बेसिस थ्योरीज आती गई, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका अस्तित्व खत्म होता गया और ये बस अब ये हिस्ट्री में पढ़ने के काम आता है, नथिंग मच। ठीक, अब हम लोग क्रेस्मर टाइप थ्योरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो क्रेस्मर की क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी थ्योरी के प्रति या टाइप थ्योरी के प्रति, इन्होंने इसको 1925 में इस्टेब्लिश किया और इसको इन्होंने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या ये कहें कि जो भी शारीरिक संरचना होती है उसके आधार पर या शारीरिक गुणों के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बात किया है: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। तो हुआ क्या कि इन्होंने ये डेवलपमेंट कैसे किया, इनकी थ्योरी के पीछे इतिहास क्या रहा, इन्होंने स्टडी कैसे किया। इन्होंने थ्योरी बनाने से पहले जो एक डेटा कलेक्शन होता है ना, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने सिजोफ्रेनिया और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के रोगियों के निरीक्षण और अध्ययन पर किया। मतलब इन्होंने जो भी डेटा कलेक्शन करके इस थ्योरी का डेवलपमेंट किया, उनके जो सब्जेक्ट्स थे वो सिजोफ्रेनिक और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस वाले पेशेंट्स थे। तो क्रेस्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर 4 प्रकार बताए, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पिकनिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं, इसको क्रेस्मर ने बताया कि ये छोटे मोटे और ठीक है गोल मटोल टाइप के होते हैं और इनका भाई छोटे मोटे से समझ में आ रहा है कि इनकी हाइट कम होगी, गर्दन थोड़ी मोटी होगी और इनके शरीर में थोड़ी शिथिलता पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इन लोगों के बारे में बताया कि ये लोग बहुत प्रसन्नचित्त होते हैं, मतलब हैप्पी रहने वाले लोग होते हैं, मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं, मिलनसार होते हैं और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं नेचर वाइज, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन इनके साथ क्या है कि ये बहुत आराम पसंद भी होते हैं और साथ साथ इनमें इन्होंने अच्छा ही बताया कि ये सामाजिक संगठनों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, सोशल भी रहते हैं और ऐसे लोगों को इन्होंने बताया कि सुख दुख से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि इनकी जो मनोस्थिति होती है वो जल्दी जल्दी बदलती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के स्वभाव या टेम्परामेंट वाले लोगों को क्रेस्मर ने अलग से, मतलब पिकनिक वाले लोगों को ही साइक्लॉइड टाइप बताया। मतलब कि पिकनिक मतलब साइक्लॉइड भी आया, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब एस्थेनिक, भाई एस्थेनिक क्या होता है? एस्थेनिक मतलब ऐसे लोग हो गए ना जिनका शरीर दुबला पतला होता है लेकिन कद की दृष्टि से लंबे होते हैं। ठीक है, दुबले पतले से रहेंगे और लंबे से होंगे। ठीक है, ऐसे भी लोग आपको देखने में मिल सकते हैं। इनके शरीर को अगर आप देखेंगे पाएंगे कि इनके शरीर की जो दुर्बलता होती है, इनके चेहरे और गर्दन पे भी एकदम क्लियर दिखती है। इनका जो वेट होता है वो मोटे लोगों की तुलना में तो भाई बहुत कम ही होता है। और जो एस्थेनिक होते हैं, इनका जो टेम्परामेंट है ये पिकनिक से बिल्कुल मैच नहीं करता। जैसे मतलब थोड़ा बहुत तो मैच करेगा, ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। देखिए, जो एस्थेनिक टाइप के लोग होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन समाज के रीति रिवाजों, मूल्यों और आदि को मानने वाले होते हैं। तो क्या निकला इसमें कि मतलब ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को क्रेस्मर ने बताया कि ये अधिकतर लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और अपने काम से काम रखने वाले टाइप के लोग होते हैं। इस प्रकार के जो पर्सनालिटी होती है वो लोगों में बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब क्या है कि अगर कुछ इनमें जो चाहत होती है कुछ करने की वो ज़्यादा होती है, साथ साथ इनमें इमोशन भी ज़्यादा होता है। इस प्रकार के लोगों का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और जो एक रियल लाइफ स्ट्रगल होता है सामान्य जनजीवन में, तो इन लोगों में ये चीज़ साफ साफ झलक जाती है। मतलब एक तरीके से इन्होंने ये बताया कि ये लोग छिपा नहीं पाते। ठीक है, तो स्वभाव की दृष्टि से इन्होंने
क्रेसमर ने इन लोगों को सीजोइड टाइप बताया, सीजोइड टाइप। तो एस्थेनिक सीजोइड टाइप, पिकनिक जो हो जाएगा आपका साइक्लोइड टाइप। पिकनिक को हिंदी में बोला जाता है स्थूल काय प्रकार, एस्थेनिक को बोला जाता है कृशकाय प्रकार। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्या कहता है। तीसरा जो इन्होंने टाइप बताया तो वो बताया कि एथलेटिक। एथलेटिक का मतलब ये होता है कि भाई पुष्टकाय, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हिस्ट पुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो इसके बारे में इसका वर्णन करते हुए इन्होंने ये बताया कि इनका जो कंधा चौड़ा होता है, सीना उभरा होता है, कमर पतली रहती है। खिलाड़ियों, ओवरऑल कहें तो एथलेटिक टाइप मतलब खिलाड़ियों का शरीर जैसा होता है, फिट रहता है, वैसे ही लगभग मैच करता रहता है। मतलब स्पोर्टी बॉडी जिसको फिट कहते हैं ना, देखने में फिट रहता है, ना बहुत ज़्यादा पतला रहता है ना बहुत ज़्यादा मोटा रहता है। तो इनके जो शरीर का अनुपात होता है, मतलब शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनका जो रेशियो होना होता है वो इस तरीके से होता है। ये देखने में भी अट्रैक्टिव और सुंदर भी लगते हैं, देखने में, है ना, अट्रैक्टिव और सुंदर भी लगते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये बताया इन्होंने कि ये लोग जो होते हैं एथलेटिक टाइप के, ये लोग निर्भीक होते हैं, उत्साही होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और डोमिनेशन तो भाई फाइनली कर भी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हार जीत और सुख दुख से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते, मतलब जस्ट लाइफ समझ के, और ये इनका जो मेंटल स्थिति होती है वो बहुत नॉर्मल रहता है। बाकी लोगों की तुलना में इनका एडजस्टमेंट भी बेहतर होता है और ऐसे लोगों को समाज में ज़्यादातर लोग पसंद भी करते हैं। ठीक है, और इन्हें सामाजिक रूप से सफल व्यक्ति कहा है। मतलब क्रेसमर ने ये बताया कि जो एथलेटिक टाइप के लोग होते हैं ये लोग सामाजिक रूप से सफल व्यक्ति होते हैं। ठीक, अब डिस्प्लास्टिक क्या होता है? डिस्प्लास्टिक मतलब ये होता है कि मिश्रित काय प्रकार, मिश्रित काय प्रकार। मिश्रित काय मतलब क्या हो गया? मिश्रित नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इन तीनों का मिक्सर हो, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक। भाई लेकिन ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति मोटा भी हो जाए, एक ही व्यक्ति पतला भी हो जाए, एक ही व्यक्ति एकदम फिट हो जाए, है ना? इसमें इन्होंने ये बताया कि जो डिस्प्लास्टिक टाइप के लोग होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में उपर्युक्त तीनों प्रकार के व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक लक्षण पाए जाते हैं और समाज में ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत कम है। मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही थी कि कुछ इनमें पाया जाता है, कुछ इनमें पाया जाता है, कुछ इनमें पाया जाता है, हुआ क्या कि इन तीनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कुछ या सारे एक ही व्यक्ति में पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इन्होंने ये बताया कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होते हैं, है ना? अब यहाँ पर कह सकते हैं भाई हर कोई रजनीकांत थोड़ी हो जाएगा। मतलब डिस्प्लास्टिक से अगर आपको एक सिंपल तरीके से याद रखना चाहो तो डिस्प्लास्टिक से आप कह सकते हैं कि हाँ, जो रजनीकांत जी है वही हमारे अरे हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर रजनीकांत, तो वो डिस्प्लास्टिक टाइप के है जिनमें सारे गुण हैं भाई। पिकनिक हो, एस्थेनिक हो, एथलेटिक हो, सब कुछ है बंदे में, तो वो डिस्प्लास्टिक टाइप हो गया। ठीक है, तो इनकी ये थी पूरी थ्योरी। क्रेसमर ने जो थ्योरी दिया, ठीक है, इसके कुछ क्रिटिक्स भी थे। क्रिटिक्स ये हैं कि मतलब साइंटिस्ट ने ये बताया कि भाई एक तो डेटा जो है आप मेंटल पेशेंट के ऊपर ले रहे हैं, सिजोफ्रेनिक के ऊपर ले रहे हैं और मेजर डिप्रेसिव साइकोसिस के ऊपर ले रहे हैं, तो आप इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? आप नॉर्मल लोगों के ऊपर कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, जैसा इन लोगों में पाया गया वो सामान्य लोगों में भी ये चीज़ पाया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या था कि मतलब चलिए वो पेशेंट के लिए ठीक था, लेकिन इसमें साइंटिफिकली थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के लिए जनरलाइजेबिलिटी की कमी के कारण ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो समय के साथ ये थ्योरी भी इनकी फेल कर गई। तो ये थी पूरी थ्योरी। अब आते हैं अगली थ्योरी पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेल्टन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी। इन्होंने भी शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के गुणों की व्याख्या की और इन्होंने पूरे व्यक्तित्व को, या ये कहें कि इन्होंने अपनी टाइप थ्योरी में 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बात की, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मतलब जो हुआ वो हो गया स्थूल काय प्रकार, ठीक। दूसरा हो गया, ये हो गया इनका पुष्ट काय प्रकार। तीसरा हो गया इनका दुर्बल काय प्रकार। तो ठीक है, 3 तरीके के इन्होंने पर्सनालिटी की बात करी।
तो इनकी थ्योरी जो इस्टेब्लिश हुए वो का बेस क्या था, उसका बेस क्या था, उन्होंने किस रिसर्च के आधार पर ये पूरी की पूरी थ्योरी बताई। तो इन्होंने अपने इस थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए या इन्होंने अपनी इस थ्योरी को बनाने के लिए 4000 की संख्या में कॉलेज जाने वाले छात्रों का, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं का न्यूड इमेज लेकर, न्यूड फोटो लेकर उन्होंने एनालिसिस किया, ठीक है, कि किसमें क्या गुण पाया जाता है। तो इस वजह से चूंकि इन्होंने पूरा इस तरीके से स्टडी किया तो इनके थ्योरी को सोमैटो टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो अपने इस सोमैटो टाइप थ्योरी को इन्होंने द वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट नाम की किताब में इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में अच्छे से वर्णन किया है। क्या कहा है सबके बारे में समझेंगे, और तीनों पार्ट्स को हम दो तरीकों से समझेंगे कि एंडोमॉर्फिक या तीन मेजो एक्टो जो भी है उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, साथ साथ उनके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटी टाइप क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं एंडोमॉर्फिक। देखिए, जो एंडोमॉर्फिक टाइप के लोग होते हैं तो इस प्रकार के व्यक्तियों की जो शारीरिक संरचना होती है वो फिट होती है, एक तरीके से कहें हेल्दी होती है, फिट नहीं कह सकते, हेल्दी होती है। फिट आपका मेसोमॉर्फ टाइप के होते हैं। तो ऐसे लोग हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, इनकी शरीर की मांसपेशियों के बारे में इन्होंने बताया कि बड़ा ही कोमल और मांसल होता है, इनका पेट वेट बाहर निकला होता है और मांसपेशियां बड़ी शिथिल सी होती हैं, और इनका शरीर इतना भारी होता है कि इन्हें उठने बैठने चलने फिरने में शिथिलता दिखाई पड़ती है। शारीरिक कार्य अगर इनसे करा दिया जाए तो बहुत जल्दी थक भी जाएं। ठीक है, तो ऐसे लोग खाने पीने में भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के साथ ये बात होती है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत पेशेंस रखने वाले, सोशल वैल्यूज, लॉ, रूल, रेगुलेशंस को बहुत मानते हैं। ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, साथ साथ ऐसे लोग बहुत सोशल एक्टिव रहते हैं और ये लोग रिलेशंस को भी अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेते, ऐसा इन्होंने बताया सेल्डन ने कि बड़ा ही मस्त मौला टाइप के लोग रहने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में इन्होंने बताया ये लोग सिचुएशंस को बड़ा अच्छे से डील करते हैं। लाइफ की जितनी सिचुएशन होती है वो बहुत अच्छे से डील करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इनसे जेलस भी होते हैं, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे लोग का क्या होता है कि इनमें टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत हाई होती है, लड़ाई झगड़ों से भाई दूर रहने वाले लोग होते हैं और रंजिश को नहीं मानते होते हैं। और ऐसे लोग जो अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के बीच होते हैं बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और ऐसे लोग, मतलब इसके बारे में बताया, अगर इन लोगों से कोई दोस्ती रखता है ऐसे लोगों से तो वो दोस्ती केवल नाम की नहीं करते बल्कि उसको सुख दुख में निभाते भी हैं। ठीक, अब मेसोमॉर्फिक टाइप का मतलब पुष्टकाय प्रकार। तो पुष्टकाय प्रकार के बारे में इन्होंने ये बताया कि ऐसे लोग गठीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं। इन लोगों की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, ये गठीले और भारी शरीर वाले होते हैं। ठीक, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इनकी व्यक्तित्व विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं या सुनते हैं। तो है क्या कि ऐसे लोगों के बारे में ये बताया कि लोग मेहनत का कार्य बहुत अधिक करते हैं और इनको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत करेजियस होते हैं, बिल्कुल हिम्मती होते हैं, बिल्कुल डरने वाले नहीं होते, इनकी आवाज़ में बड़ा दम पाया जाता है। और क्या होता है कि जब इनके सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़े ही सुलझे हुए तरीके से ऐसे लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, बहुत मजबूती से मुकाबला करते हैं। और इनका जो व्यवहार होता है वो मैच्योरिटी भरा होता है। ठीक है, इनका जो व्यवहार होगा वो मैच्योरिटी टाइप का होगा, मतलब आप जब उनसे बात करेंगे आपको लगेगा कि मतलब वाह क्या आदमी है टाइप का। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना ये व्यायाम प्रेमी होते हैं और ये लोग लाइफ में रिस्क बहुत लेते हैं। वो रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का। एक्टोमॉर्फिक के बारे में इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो दुबले पतले और लंबे टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का टेम्परामेंट कैसा होता है, ऐसे लोगों का जो टेम्परामेंट होता है ये बहुत ही अकेले रहने वाले लोग
या अकेले रहने का मतलब दुखी होने से नहीं है, ये लोग एकांत प्रिय होते हैं। एक चीज़ को समझिएगा कि एकांत प्रिय होना और अंदर से अकेला फील करना दोनों दो बातें हैं। तो अगर कोई अकेला है, अकेले रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से अकेला है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इन्होंने ये बताया कि एकांत प्रिय होते हैं, अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना कम पसंद करते हैं। ठीक है, और ये लोग ज़्यादातर अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। इनका जो इमोशन होता है वो बहुत जल्दी प्रभावित होने वाला होता है, मतलब वो जल्दी दुखी हो जाएंगे और जल्दी खुश भी हो जाएंगे। ठीक है, और ये लोग जो होते हैं वो शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं। एक और अच्छी बात इनकी थ्योरी के साथ ये पाई गई कि इनके थ्योरीज को दोबारा रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि लगभग 0.78 का कोरिलेशन बन रहा है किस चीज़ के बीच, ये जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है या बॉडी टाइप है और जो पर्सनालिटी टाइप है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी थ्योरी जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, साथ साथ सेल्डन ने आगे ये बताया कि जो एंडोमॉर्फिक टाइप है इन सब में एक स्केल टाइप के बनाया कि 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे 7 तक होगा, ये सब में 7 होता है। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक रैंकिंग बनाई जाती है। तो सेल्डन ने ये बताया कि ऐसे लोगों को हम बैलेंस्ड पर्सनालिटी कहेंगे, संतुलित व्यक्तित्व कहेंगे, जिनमें उपर्युक्त में से तीनों प्रकार की विशेषताएं एटलीस्ट 4 रैंक पर हो। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका बैलेंस पर्सनालिटी होगा वो इन तीनों में से 4 रैंक पर आएगा। तो ये थी इनकी पूरी थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूंग क्लासिफिकेशन टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, इन्होंने मुख्य रूप से 2 ही पर्सनालिटी टाइप बताया है, एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो इन्होंने जो थ्योरी अपनी प्रोवाइड कराई या प्रतिपादन किया इसका, तो 1916 में इन्होंने अपनी थ्योरी को इस्टेब्लिश किया और 1959 में इन्होंने अपने एक बुक द इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी में ये बताया कि हर इंसान अपने सेल्फ का एडजस्टमेंट चाहता है। ठीक है, अपने सेल्फ का एडजस्टमेंट चाहता है, जब जो भी उसका सेल्फ है उसको किस तरीके से वो एडजस्ट करना चाहता है या सामंजस्य स्थापित करना चाहता है हर स्थानों से, जो भी उसका सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो ये है, देखिए ओवरऑल एक युंग का एनालिटिकल थ्योरी, एनालिटिकल साइकोलॉजी करके है, तो जिसमें आर्केटाइप है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि युंग ने 2 तरीके के पर्सनैलिटी टाइप बताएं, पहला एक्सट्रोवर्ट और दूसरा इंट्रोवर्ट। तो देखिए, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं तो इन लोग बहुत मिलनसार होते हैं, दूसरों में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और भौतिकवादी होते हैं, और ये लोग बड़े ही खुश मिजाजी टाइप के होते हैं। और इंट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं, ये इन्होंने ये बताया कि ये लोग बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग बहुत लोगों से कट के रहते हैं या अलग थलग रहते हैं, तो ऐसे लोग एक समय के बाद कभी कोई राइटर निकलता है, अच्छा राइटर निकलता है, कोई अच्छा पोएट निकलता है या कोई अच्छा पेंटर निकलता है ना, एग्जिबिनिस्ट जो कि अच्छा सा, ठीक है, अपना आर्ट बनाकर बढ़िया प्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, इमेजिनेटिव टाइप के ये लोग काम करते हैं, ऐसा मतलब अक्सर पाया गया है ज़्यादातर केसेस में। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये बहुत थिंकिंग तो करते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को और जो भी उनके आदर्श हैं, उन्होंने ऐसे लोग क्या करते हैं उसकी अपनी एक लिमिटेड बाउंड्रीज रख देते हैं। ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि मतलब ये हमारी लिमिटेशंस है, या अपने आप को बहुत लिमिटेड रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, 3-5 वाला काम करने वाला नहीं करते ये लोग। ठीक है, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इन जो लिबिडो होता है, लिबिडो जो वही फ्रायड जी ने दिया था सेक्सुअल अर्ज, उसी से रिलेट करके युंग ने बताया कि एक्सट्रोवर्ट लोगों का जो ये लिबिडो होता है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ ओरिएंटेड होता है, यानी कि बाहरी दुनिया की तरफ ओरिएंटेड होता है, जबकि जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो उनके इंटरनल वर्ल्ड की तरफ ओरिएंटेड होता है, आंतरिक दुनिया की तरफ ओरिएंटेड
होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब समाज में इन लोग की बड़ी वैल्यू होती है, इन लोग की भी होती है, लेकिन इन लोग को थोड़ी सी देर से होती है। कभी भी आप देखेंगे कि लोग उसी के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जो सबसे हंसता है, बोलता है, बातचीत करता है ना। कोई इंसान इंट्रोवर्ट है, अकेले रहता है, तो लोग उसको और अकेले छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यूंग का ये थ्योरी तो मतलब आज के समय में एक्सेप्टेड भी है, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। आलोचना ये हुई कि व्यक्ति केवल इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ही नहीं होता, इसके अतिरिक्त कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें इन दो प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों की मिलीजुली विशेषताएं पाई जाएं। भाई कोई बहुत बातूनी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन जनरल अपनी पर्सनल लाइफ में उसे अकेले रहना भी पसंद हो सकता है, ठीक है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि व्यक्ति ऐसे जिनमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हो उसको एम्बीवर्ट कह सकते हैं। एम्बीवर्ट टाइप मतलब उभयमुखी प्रकार का व्यक्ति जो होगा उसमें ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा सकते हैं। लेकिन ये यूंग ने नहीं कहा, ये अदर साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइजेंक क्लासिफिकेशन टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। देखिए, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो। यहाँ पर SUPER होगा, सुपर ईगो फंक्शन। हुआ क्या कि 1947 में इन्होंने अपनी थ्योरी स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने शुरू में केवल 2 ही बीमाओं को रखा या 2 ही टाइप्स को रखा। फिर 1952 में इन्होंने द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी बुक लिखा और बुक में अलग से इन्होंने एक टाइप जोड़ा जिसको साइकोटिसिज्म है, सुपर ईगो फंक्शंस कहा जाता है। देखिए, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात है यहाँ पर, ये यूंग से मिलता जुलता है। पूरी की पूरी वही चीज़, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पार्शियली इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मतलब किसी भी व्यक्ति को हम इंट्रोवर्ट या तो कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट या कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट नहीं साबित कर सकते। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि मतलब व्यक्ति या तो इंट्रोवर्ट या तो एक्सट्रोवर्ट कम्प्लीटली नहीं होता, बल्कि व्यक्ति 2 विमाओं पर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक्सट्रोवर्ट वाला हो गया और ये इंट्रोवर्ट वाला। अब कोई भी व्यक्ति है जो कि बीच में लाई कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ लक्षण एक्सट्रोवर्ट वाले होंगे, कुछ इंट्रोवर्ट वाले, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि सामाजिक रूप से अच्छा रहता है, खुश मिजाज भी रहता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसे अकेले रहना पसंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली दोनों चीज़ें हैं। तो हुआ क्या कि अब जैसे जिनके अंदर एक्सट्रोवर्ट एकदम हाईली होगा तो उनका व्यवहार पूरा एक्सट्रोवर्ट वाला होगा, और जो एकदम इंट्रोवर्ट वाले होंगे तो उनके अंदर ये वाली चीज़ होगी। तो ओवरऑल इन्होंने इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है इसमें। साथ साथ अलग से जो हम लोगों ने ऊपर देखा वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर अलग से ये चीज़ इसमें हो सकता है कि जैसे जो इंट्रोवर्ट वाले होते हैं लोग, अगर आप उनको कोई इम्प्रूव करना चाहते हैं या उनको आप हैप्पी करना चाहते हैं, तो ये लोग पनिशमेंट से चीज़ों में या बिहेवियर में परिवर्तन लाते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट वाला जो होगा उसको रिवार्ड चाहिए होता है, ठीक है। और जो अलग से आइजेंक ने ये भी बताया, एक्सट्रोवर्ट लोग सामाजिक निषेधों यानी कि जो सोशल बाउंड्रीज होती है उसको ईजिली समझते हैं और ईजिली फॉलो करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट वालों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो सोशल बाउंड्रीज को नहीं समझ पाते या जल्दी सोशल बाउंड्रीज को फॉलो भी नहीं कर पाते, है ना। ये चीज़ होती है इन लोगों में, ये अलग से आइजेंक ने बताया। और न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी क्या है भाई? देखिए, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी को कि जो न्यूरोटिक लोग होते हैं उनमें इमोशनल कंट्रोल कम होता है, उनकी विल पावर कम होती है, उनमें सुस्ती पाई जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत ही स्लो रहते हैं ये। और ऐसे लोग क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के सुझावों को बड़ी ही चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऐसे लोग ज़्यादा सोशल भी नहीं होते। और जैसे ही आप दूसरी तरफ बढ़ते जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो आपको ये चीज़ मतलब गंभीरता वाली चीज़ें मिलेंगी, मतलब उसके इमोशंस में, उसके बातों में एक ठहराव मिलेगा आपको, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि हाँ मतलब ये गंभीर व्यक्ति है, या जिसकी बातों में थोड़ा सा दम होता है, कम बोलता है लेकिन दमदार बोलता है, तो वो स्टेबिलिटी वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। तीसरे पार्ट में आते हैं। तीसरा पार्ट जो साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो है,
तो साइकोटिसिज्म एंड सुपर ईगो में क्या है कि ये तो पहली चीज़ 1952 में इन्होंने इसको अलग से ऐड किया था। तो हुआ क्या कि जो साइकोटिसिज्म वाले की तरफ आते हैं या जो साइकोटिस्ट वाले होते हैं उसके अंदर साइकोसिस वाले लक्षण आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिन लोगों में साइकोटिसिज्म वाला होगा तो उनमें पुअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, और पुअर मेमोरी होगी, इंटेंसिटिविटी होगी, क्रूएल्टी पाई जाती है, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंधों की कमी भी पाई जाती है, खतरों के प्रति इनएक्टिव नहीं होते, और इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तरीके से जो भी साइकोसिस वाले लक्षण होते हैं वो इस तरीके से साइकोटिसिज्म वाले टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप दूसरे तरफ आएंगे, मतलब जैसे आप सुपर ईगो फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे मोरालिटी की तरफ जाता है। वो हर चीज़ को नैतिक अनैतिकता से जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पुअर कंसंट्रेशन है, क्रूएल्टी है, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी भी होगी, ठीक है। और जो भी साइकोटिसिज्म वाले लक्षण हैं वो सुपर ईगो फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो ये धीरे धीरे कम होती जाती हैं। तो ये थी इनकी पूरी थ्योरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एडिशनली इसमें ये भी कह सकते हैं कि गिलफोर्ड ने भी इनके क्या कहते हैं कि जो आइजैक ने क्लासिफिकेशन दिया है इस पर स्टडी किया, और इन्होंने स्टडी करने के बाद पाया भी कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइप इनका एक्सेप्टेबल है। तो पूरी की पूरी कहानी आइजैक की क्लासिफिकेशन की ही है। तो आज की क्लास यहीं पर, आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखिए पर्सनालिटी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट या रीट या सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और रिंग बटन से ज़रूर प्रेस करें जिससे कि अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक चीज़ और, चैनल पर आपको केवल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेंगे, तो चैनल को भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।